संक्रमण को हर हाल में रोकना होगा। कोरोना से आपकी हिफाजत के लिए सरकार ने टीकाकरण के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जोहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जांच, उपचार और टीकाकरण से ही कोविड महामारी से नियंत्रण संभव। लोगों को सचेत और सावधान रहने की दी हिदायत। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले अब 350 से भी कम। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 जिलों में नहीं मिला एक भी संक्रमित। अब तक 80 लाख लोगों को लगाए गए टीके। केंद्र ने स्कूल शिक्षकों के लिए शुरू किया देशव्यापी इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी मिलेगा इसका लाभ। और केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने किया आकांक्षी जिला रांची की प्रगति की समीक्षा। अधिकतम बदलाव लाने वाले जिलों में रांची शीर्ष पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अशीता आनंद। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण के मामले काफी बढ़ रहे हैं, उन्हें कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए एहतियाती उपाय करने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 80% नए मामले 6 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र और केरल से आए हैं। इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज हुई बातचीत में श्री मोदी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर ध्यान देने को कहा। कोरोना की जांच, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने, उपचार और टीकाकरण के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने परस्पर सहयोग और संयुक्त प्रयासों के जरिए कोविड महामारी का सामना किया है। कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। इसी वैक्सीन की हमारी रणनीति फोकस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट ज्यादा है, जहां से नंबर ऑफ केसेस ज्यादा आ रहे हैं, वहां उतना ही ज्यादा फोकस भी होना चाहिए। पूरे प्रदेश में टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की।
वर्चुअल माध्यम से उन्होंने गुजरात के गांधीनगर में 5 सितारा होटल के नीचे बने रेलवे स्टेशन के अलावा कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें एक्वेटिक एंड रोबोटिक्स गैलरी, गुजरात साइंस सिटी में नेचर पार्क शामिल हैं। इसके अलावा श्री मोदी ने गांधीनगर से वाराणसी के बीच चलने वाली एक सुपर फास्ट ट्रेन और गांधीनगर से वर्धा के बीच चलने वाली मेमो ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की नई पहचान में आज एक और कड़ी जुड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब देश का लक्ष्य कंक्रीट का ढांचा खड़ा करना नहीं है, बल्कि देश में ऐसी आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है जिसकी अपनी अलग विशेषता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के विकास की गाड़ी 2 पटरियों पर एक साथ चलते हुए आगे बढ़ेगी। एक पटरी आधुनिकता की और दूसरी गरीब, किसान और मध्यम वर्ग के कल्याण की है। कि गुजरात और गुजरात के लोगों का गौरव और बढ़ाने वाले ऐसे अनेक कार्यों का आज शुभारंभ हो रहा है। आज अहमदाबाद शहर के साथ साथ गुजरात की रेल कनेक्टिविटी भी और आधुनिक और ज्यादा सशक्त हुई है। गांधीनगर और वडनगर स्टेशन का नवीनीकरण हो, महसाणा बरेठा लाइन का चौड़ीकरण और बिजलीकरण हो, सुरेंद्रनगर पीपावाव सेक्शन का बिजलीकरण हो, गांधीनगर कैपिटल बरेठा मेमू जैसा ऐसी सेवा की शुरुआत हो, या फिर गांधीनगर कैपिटल वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शुभारंभ हो, इन सभी सुविधाओं के लिए गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई। गांधीनगर से बनारस के बीच ये ट्रेन एक प्रकार से सोमनाथ की धरती को विश्वनाथ की धरती से जोड़ने का बड़ा काम है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती। देश में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 38,949 नए मामले सामने आए हैं। रोज के औसत से केसेस आ रहे थे, जो अब काफी हद तक घट चुके हैं और पिछले 24 घंटे में देश में 38,949 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के साथ ही हम देख रहे हैं कि एवरेज डेली केसेस जहां औसतन 3,87,029 केसेस प्रति रोज 5 से 11 मई वाले हफ्ते में आ रहे थे, उसमें कंसिस्टेंट डिक्लाइन नोट हो रहा है और पिछले एक हफ्ते का अगर हम औसत देखें तो देश में प्रति रोज करीब 40,000 केस औसतन रिपोर्ट हो रहे हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 54 नए मरीजों की पहचान हुई है। इस अवधि में 62 संक्रमितों ने महामारी को मात भी दी है। इसके साथ ही कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,41,077 हो गई है, जबकि राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 3,46,533 है। राज्य में अब 336 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 9 जिलों चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, पाकुड़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में एक भी नए संक्रमित की पहचान नहीं हुई है। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। अब तक 39,53,00,000 से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। के ऊपर एक मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमने 39.5 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा किया है और फर्स्ट डोज के तहत देश में 31.61 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं और साथ में सेकेंड डोज में 7.92 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 39,000 से ज्यादा लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इनमें 27,998 लोगों को टीके का पहला डोज और 11,547 लाभार्थियों को दूसरा डोज दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक करीब 80 लाख पात्र अभ्यर्थियों को कोरोना के टीके लगाए गए हैं।
झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस से आज राज्य के कई आला अधिकारियों ने राजभवन में शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात करने वालों में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, पुलिस महानिदेशक नीरज कुमार सिन्हा और प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त राकेश मिश्रा प्रमुख हैं। मुख्य सचिव ने राज्यपाल को जहां राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी, वहीं पुलिस महानिदेशक ने विधि व्यवस्था के मामले से राज्यपाल को अवगत कराया। इस मौके पर राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव शैलेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने स्कूल शिक्षकों के लिए आज स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूली शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, डिजाइन की रूपरेखा तैयार करने, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और नई सोच विकसित करने के लिए प्रशिक्षण देना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष अनुभाग और शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान ने तैयार की है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से दिया जाएगा। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों और छात्रों की क्षमता निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रोग्राम के माध्यम से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, जो मैं समझता हूं कि एक दूरगामी परिणाम देने का एक सोपान, एक पायदान, जिसके माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो हमेशा इस बात पर बल देते हैं कि हम अपने देश के उन क्षमताओं का क्षमता विकास और वो सारी शक्तियों का उपयोग कर सके जिससे हम दुनिया को ये बताने में सफल हो कि हमारे ज्ञान के माध्यम से हम भारत को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और वो क्षेत्र है नवाचार का, इनोवेशन का। और हम सब जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने ढंग से सोचता है, अपने अपने दृष्टि से देखता है, अपने अपने क्षमता को धरातल पर उतारने का प्रयत्न करता है। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बोकारो जिले में कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज भूमि संरक्षण विभाग की ओर से जिला कृषि कार्यालय परिसर में कार्यक्रम का आयोजन कर महिला किसानों के बीच मिनी ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। भूमि संरक्षण पदाधिकारी ब्रिजलाल प्रसाद ने बताया कि महिला कृषकों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से उन्हें कृषि यंत्र प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जा रहा है। कृषि यांत्रिकरण प्रोत्साहन योजना के तहत एक मिनी ट्रैक्टर का एवं कृषि सहयोगी यंत्र का वितरण किया जा रहा है, जिसमें 50 प्रखंड का 3 का आज वितरण किया जाएगा, जिसमें माननीय जिला परिषद अध्यक्षा महोदय श्री सुषमा देवी जी आई हुए हैं, विधायक बोकारो के धर्मपत्नी नीना नारायण जी हैं और यहाँ के प्रमुख सरिता देवी जी हैं। केंद्रीय प्रभारी अलका तिवारी ने आज आकांक्षी जिला के तहत रांची में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने रांची जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य सहित विभिन्न सेक्टरों में किए जा रहे कार्यों के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी दी और नए कार्यों से भी केंद्रीय पदाधिकारी को अवगत कराया। श्रीमती तिवारी ने वर्ष 2018 में समग्र प्रगति में रांची के देश के शीर्ष 3 जिलों में शामिल रहने के बाद इस वर्ष अधिकतम परिवर्तन लाने वाले जिलों में रांची के शीर्ष पर रहने की सराहना की। रांची के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज रांची में प्रगति नामक पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक में रांची के सांसद संजय सेठ के 2 वर्षों के कार्यकाल में किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मरांडी ने कहा कि कोरोना काल में सांसद द्वारा सराहनीय काम किया गया है। ताकि और भी जो लोग काम करते हैं तो वास्तव में उनको भी लगेगा कि भाई हम भी इस प्रकार के कोई लिपिबद्ध करके पुस्तक को बना करके हम
कार्यकर्ता के यहाँ या आम लोगों को भी यह पहुंचा सके, ताकि वो लोग जान सके कि काम क्या क्या उन्होंने किया है, कि उनके प्रयास से कौन सा काम हुआ है। तो इसको इन्होंने बखूबी निभाई। तो मैं फिर से अपने ओर से सांसद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा कि सांसद के रूप में उनके कार्यों का 2 वर्ष पूरा हो गया है। पुस्तक के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि रांची और यहां की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या किया। लोकार्पण समारोह में राज्य के पूर्व मंत्री सीपी सिंह और विधायक नवीन जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। कोडरमा जिले में उप विकास आयुक्त लोकेश मिश्रा ने आज मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, दीदी बाड़ी योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की भी प्रखंडवार समीक्षा की। उप विकास आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। झारखंड के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अनेक परिवार जंगल से जड़ी बूटियां, दंतवन, सखुआ के पत्तों से दोना पत्तल बनाकर अपना गुजारा करते हैं। बेहद कठिन और थकाऊ दिनचर्या के बावजूद इन्होंने अपने इस परंपरागत पेशे को जिंदा रखा है। निवास करने वाले अनेक ऐसे परिवार हैं जो अपने भरण पोषण के लिए इन जंगलों पर ही आश्रित हैं। इनमें से कई आज भी जंगल से सखुआ के पत्ते तोड़कर उनका दोना पत्तल बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। खासकर परिवार की महिलाओं को इसमें महारत हासिल है। शादी ब्याह के दिनों में इस हाथ से बने पत्तलों की खूब डिमांड रहती है। बाकी दिनों मुश्किल से इनका गुजारा हो पाता है। अच्छा बिकता था पहले, आजकल बाजार में। तो सरकार से क्या कहेंगे? सरकार को कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको हटाने के लिए कहेंगे, क्या कहेंगे? थर्मोकोल प्लेट वगैरह तो हटवा दीजिएगा। ज्यादा दाम से नहीं बिकता है, 15 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया, ज्यादा दाम में नहीं बिकता है। हम लोग को आने जाने में बहुत भाड़ा लगता है। इनकी माने तो कुछ 1 वर्ष पहले तक ये अपने इस परंपरागत पेशे से बेहद खुश थे, लेकिन जैसे जैसे बाजार में प्लास्टिक और थर्मोकोल की बनी प्लेटों ने अपनी जगह बनानी शुरू की, इनका हुनर और हौसला दोनों बिखरता चला गया। हालांकि अभी भी इन पत्तों से बने दोने और पत्तलों की पवित्रता और शुद्धता का कोई सानी नहीं है। नेक धर्म का पर्व छठ हो या फिर और कोई पूजा, लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। एक खास बात और, इसे नष्ट करना भी आसान है और पर्यावरण को इससे कोई खतरा भी नहीं है। अपने आर्थिक क्रियाकलाप के लिए पेड़ पौधों पर तरह से आश्रित रहने के बावजूद इन्होंने वनों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। अब जबकि केंद्र सरकार ने इनकी सुध ली है तो इनके दिन बहुरने की भी उम्मीद जगी है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बोकारो जिले में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज जिला स्तरीय साइकिल वितरण समिति की बैठक की। बैठक में प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी रविशंकर मिश्रा ने योजना से संबंधित सरकार के संकल्प से उपायुक्त और समिति के सदस्यों को अवगत कराया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रखंड स्तरीय समिति से पात्र छात्र छात्राओं की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। 3 बार विश्व पदक विजेता और 1 बार का एशियाई खेलों के चैंपियन रह चुके बजरंग पुनिया ओलंपिक्स में अपना दांव खेलने को तैयार हैं। दो 2018 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन चैंपियनशिप 2017 और 2019 में गोल्ड विजेता, टोक्यो में टीम इंडिया के स्टार रेसलर। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान के शानदार उदाहरण हैं बजरंग पूनिया।
हरियाणा के खूंडा गांव में जन्मे बजरंग बचपन में ही कुश्ती के कठिन दांव सीखने के लिए अखाड़े में उतर गए और वक्त के साथ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपनी अलग पहचान बनाने लगे। 2019 के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर बजरंग ने टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की की। भारत सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं मिल रही हैं जो एक खिलाड़ी को होनी चाहिए, तो सभी को अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि भाई आप ट्रेनिंग करो और देश के लिए मेडल जीतो। भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न और पद्मश्री से सम्मानित इस विश्व विजेता का जुनून उन्हें टोक्यो में खेलों के महाकुंभ तक ले आया है। अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए उनकी ये लगन और तत्परता ही बजरंग पुनिया को बनाती है 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून सक्रिय है। हालांकि जुलाई महीने में जून की अपेक्षा कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 21 जुलाई तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है और वहां के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अफगानिस्तान में भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा कि दानिश सिद्दीकी ने अपने कार्यक्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट काम किया। उन्हें फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने ये ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि कल रात कंधार में तालिबान के अटैक के बाद इनकी हत्या हुई। इन्होंने रिसेंटली रिपोर्ट किया था अफगान स्पेशल फोर्सेस के मिशन पर, जहां अफगान स्पेशल फोर्सेस एक अफगान पुलिसमैन को जो कट ऑफ हो गए थे उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो काफी घंटों तक तालिबान से लड़ते रहे। तो उनकी जो फोटोज थी वो वहाँ के स्पिन बोलदाक में जो चेक पॉइंट इन्होंने कैप्चर किया है तालिबान ने, वहाँ से था। पर उसके बाद जब तालिबान ने स्पिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2026 तक बढ़ा दिया है। जसाना गांव का ये आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आसपास के गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। छोटी छोटी बीमारी हो या कोई सलाह लेना, गांव के लोग इस आयुष सेंटर पर आना नहीं भूलते। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टर न केवल बीमारियों की पहचान कर इलाज करते हैं, बल्कि लोगों को निरोग रहने की विशेष सलाह भी देते हैं। यही वजह है कि आयुष सेंटर में सुबह सुबह योग सत्र का भी आयोजन होता है। जब से मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ और मेरा परिवार भी जो है आयुर्वेदिक दवाई ले रहा है, इससे मुझे बहुत फायदा मिला है। जब से ये दवाई खानी शुरू करी है, अब जब तक मेरी तबीयत ठीक है, नहीं मेरे पहले बहुत ज्यादा बीपी हाई हो जाता, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवाई खा रही हूँ। जसाना गांव का ये सेंटर अकेला नहीं है। इस साल के आखिर तक देश में ऐसे 4000 से अधिक सेंटर खुलेंगे। इस सेंटर में पोषण, आर्थराइटिस, बुजुर्गों की देखभाल सहित 8 तरह की बीमारियों की इलाज की सुविधा होगी। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स है, ऑर्थो और आर्थराइटिस है, फिर पैलिएटिव केयर को हम स्ट्रेंथ देंगे, फिर जेरियाट्रिक केयर को भी हम
कंट्रोल करेंगे इसमें। साथ ही साथ हम स्कूल्स में भी बच्चों को एक आयुष अपने लाइफ स्टाइल सेल्फ केयर के बारे में उनको अवेयर करेंगे। देश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2026 तक जारी रखने का फैसला किया गया। इसमें कुल 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें केंद्र 3,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा और राज्य 1607.30 करोड़ रुपए खर्च करेगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 6 आयुष कॉलेज और 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही 10 अंडर ग्रेजुएट संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। आयुष मिशन के तहत जहां एक ओर प्राचीन एवं पारंपरिक औषधीय प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं आयुष औषधालयों, डिस्पेंसरी और शिक्षण संस्थाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर के आयुष मंत्रालय के एक संस्थान का नाम बदलकर नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोल्क मेडिसिन रिसर्च कर दिया है। इस संस्थान से पूर्वोत्तर के लोगों को फायदा तो होगा ही, साथ ही पड़ोसी देश तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, चीन के लोगों को भी फायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि आयुष बेस्ड सिस्टम को साइंटिफिक रूप से बढ़ाया जाए, तो उस साइंटिफिक रूप से बढ़ाने के लिए उस इंस्टीट्यूट में हम फोक मेडिसिन रिसर्च भी करेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी जो फोक मेडिसिन है उस पर भी हम एक साइंटिफिक रिसर्च की पद्धति को है उसको बढ़ावा देंगे। 2014 में जब आयुष मंत्रालय बना था तो 2014 से 2020 तक आयुष मिशन का पहला फेज सफलतापूर्वक चला और ये दूसरा फेज पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को जन जन तक लोकप्रिय करेगा। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने, बीमारी के बोझ को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रसिद्ध कलाकार सुरेखा सिकरी का आज मुंबई में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। वे 75 वर्ष की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त सुरेखा सिकरी ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अलावे 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। स्ट्रोक आया था, उसके बाद से ही उनकी सेहत खराब रहती थी। टीवी और फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से सुरेखा को 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सुरेखा सिकरी ने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की थी। उनके बाद उन्होंने टेलीविजन और फिल्मों का रुख किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1978 में पॉलिटिकल ड्रामा। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है DD न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जांच, उपचार और टीकाकरण से ही कोविड महामारी से नियंत्रण संभव। लोगों को सचेत और सावधान रहने की दी हिदायत। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले अब 350 से भी कम। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 जिलों में नहीं मिला एक भी संक्रमित। अब तक 80 लाख लोगों को लगाए गए टीके। केंद्र ने स्कूल शिक्षकों के लिए शुरू किया देशव्यापी इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों को भी मिलेगा इसका लाभ। और केंद्रीय प्रभारी पदाधिकारी ने की आकांक्षी जिला रांची की प्रगति की समीक्षा। अधिकतम बदलाव लाने वाले जिलों में रांची शीर्ष पर।